माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो आपका फिफ्थ चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनिक प्लेन के बारे में बताया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है। हमने आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन बताया था। आपको रियल एक्सिस होता था, इमेजिनरी एक्सिस होता था। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, यदि x प्लस आई वाई, तो उसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका बन जाता था, क्या बनता था, एक्स वाई बन जाता था। x प्लस आई वाई को कैसे दिखाते थे, x प्लस आई वाई अगर होता था, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z था, तो इसको किसी पॉइंट P से दिखाते थे इस प्रकार से। एक्स वाई प्लेन में क्या होता था, ये रियल एक्सिस होता था, और ये क्या होता था, इमेजिनरी एक्सिस होता था। ये रियल एक्सिस होता था आपका, और ये क्या होता था, इमेजिनरी एक्सिस होता था। तो कोई पॉइंट P लेते थे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, एक्स वाई, जहाँ x क्या है, रियल नंबर है, और y क्या है, y भी रियल नंबर है। आप कहेंगे y जब रियल नंबर है, तो यहाँ तो आपको पता है ये जो x होता है ये भी रियल नंबर होता है, जो ये y होता है ये भी रियल नंबर होता है। हाँ, ये y जो है रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट, सॉरी y जो है इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन y रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट होते हुए भी क्या है, ये रियल नंबर है। कुल मिलाकर जो एक्स वाई है ये ऑर्डर पेयर किनका है, रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पर क्या है, x क्या है, रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पर x y क्या है, रियल नंबर्स है। तो इस प्रकार से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाते थे इसमें ऑर्गेनिक प्लेन में, चाहे कहें कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक रियल एक्सिस होता था और इमेजिनरी एक्सिस होता था, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता था, और x एक्सिस क्या होता था, रियल एक्सिस होता था। इसको आप जानते हैं। आइए देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या है, ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। मान लीजिए एक्स डैश वो x क्या है, रियल एक्सिस है, और y डैश वो y क्या है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। आइए देखते हैं, ये रियल हटाते हैं, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कोई सा पॉइंट P है, पोलर रिप्रेजेंटेशन देना है, तो किसी भी पॉइंट P का यदि कोऑर्डिनेट यदि हम देखें, यदि कार्टेशियन फॉर्म में देते तो क्या होता, एक्स वाई होता। आप जानते हैं एक्स वाई पॉइंट क्या होता, P पॉइंट P क्या होता, एक्स वाई से दिखाते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता, ठीक है। कोई पॉइंट P लेते और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दे देते, लेकिन जब पोलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट जो इससे बनेगा, वो पॉइंट जो है कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस को हम r से दिखाते हैं। उस डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, रेडियस r से दिखाते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट जैसे समझिए कि पॉइंट P x y आप दिखाते हैं इसको, यदि आप कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक प्लेन में यदि आप इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो इसी तरह से तो करते। तो आप देखिए x एक्सिस पर यदि हम x यूनिट चलते और y एक्सिस पर y यूनिट चलते, यहाँ पर y यूनिट, तब जाके हम पॉइंट P पर पहुँचते। लेकिन आप सोचिए यदि O को हम P से मिला दें, तो यहाँ पर O से लेकर P तक की यदि डिस्टेंस को हम इस्तेमाल r माने, और ये जो OP है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से यदि एंगल थीटा बना रहा है, थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट यदि हम पोलर फॉर्म में देंगे तो एक्स वाई ना दे करके पोलर फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा होगा। क्या होगा, आर थीटा होगा। पोलर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आर थीटा। कैसे, आप ध्यान दीजिए, यदि हम पॉइंट ओ से कुछ एंगल बनाते हुए चले, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल बनाते हुए चले, मान लीजिए कोई एंगल थीटा बनाते हुए चलेंगे और कोई फिक्स डिस्टेंस चलेंगे, तो एक फिक्स पॉइंट पर ही पहुंचेंगे। आप सोचिए यदि 30 डिग्री एंगल बना करके 5 मीटर चलते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए पहुँचते हैं, लेकिन 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए थोड़ा सा रेडियस और बढ़ा देंगे, मान लीजिए 50 मीटर हो गया, तो आगे तक पहुँचेंगे, लेकिन इतनी एंगल पर किसी दूसरे पॉइंट पर पहुँचेंगे। यानी कि कभी भी कोई सा भी यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट हो इस ऑर्गेनिक प्लेन में,
इस आर्गन प्लेन में कहीं पर कोई भी पॉइंट हो, उसकी पोजीशन ओरिजिन से एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स एंगल बनाते हुए होती है। तो इस प्रकार से एंगल बनाते हुए यदि किसी पॉइंट की डायरेक्शन दिखाना है तो वो जो है उसका जो कोऑर्डिनेट बनता है तब उस समय उस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पी आर थीटा हमने दिखाया है ये कैसा कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का, ये पॉइंट पी का जो है पोलर कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में है, इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आर क्या है थीटा क्या है आइए समझते हैं हम। आर थीटा से मान लीजिए पॉइंट पी को शो करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हुआ, एक्स प्लस आई वाई। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, हम पॉइंट पी को किस तरह से दिखाते हैं, एक्स कामा वाई इस तरह से दिखाते हैं। पॉइंट पी कोऑर्डिनेट होता है, तो पोलर फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीजेड। ये क्या हुआ, पीजेड, और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पीजेड का मतलब क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड क्या होगा, यदि हम यहाँ पर एंगल थीटा मान लें और ये रेडियस आर मान लें तो पोलर कोऑर्डिनेट जेड का क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड क्या हो गया, आर थीटा हो गया। लेकिन यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, इसलिए यदि आर्गन प्लेन में जिस तरह का कोऑर्डिनेट होता है यदि उस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई ही तो होगा, एक्स वाई। लेकिन जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं थीटा क्या है, आप समझें। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, एक्स होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको पता है क्या होगी, वाई होगी। तो यदि हम थीटा की बात करें, यहाँ पर यदि हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा। तो यहाँ पर आप सोचो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की यहाँ वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा। आप देखिए, अब पोलर कोऑर्डिनेट आप देखिए आर थीटा के फॉर्म में है कि नहीं, आर थीटा के फॉर्म में हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर और थीटा के फॉर्म में हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जो है पोलर फॉर्म में हमने इसका कोऑर्डिनेट दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। यदि हमें इसको फिर से इस फॉर्म में लिखना हुआ कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट को वहाँ पर लिखते हैं रियल नंबर के फॉर्म में, आयोटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। यदि यहाँ पर आर को कॉमन ले हम, क्या आया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। क्या था, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखिए, यहाँ पर x प्लस आई वाई, यहाँ पर भी तो देखिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, लेकिन देखिए आर थीटा के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। हमने बताया था पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होना चाहिए, आर थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। आप देख रहे हैं आर थीटा के फॉर्म में इसका कोऑर्डिनेट है। तो आइए अब देखते हैं हम, ये आर की वैल्यू क्या होगी, ये जो आर है आर की वैल्यू आएगी क्या। आप समझे ये रेडियस वेक्टर है, आप इसको क्या समझे, रेडियस वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ पर एक फिक्स डायरेक्शन है, आर की एक फिक्स लेंथ है और आर की एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, विद डायरेक्शन, ये लेंथ जो आर है ये डायरेक्शन के साथ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे। तो रेडियस वेक्टर को हम किससे दिखाएंगे, इस बार आर से दिखाएंगे। और इस रेडियस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आप खुद जान लीजिए। आपको पता है यहाँ पर ये x था, ये y था, डायरेक्टली अंडर रूट एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और चाहो तो कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जीरो है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, आपको पता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तब भी होगा। और यहाँ पर यदि आप, इतना शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और वास्तव में ये वैल्यू किसकी है, वास्तव में मॉडुलस ऑफ जेड भी यही होता है। मॉडुलस ऑफ जेड की यदि मैं बात करूँ, मॉडुलस ऑफ जेड तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड। यहाँ पर जो ये थीटा है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड।
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अथवा बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थीटा को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अथवा क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को इस तरह से डिनोट करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसको बोलते हैं आप? थीटा को। ठीक, एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक होता है ओनली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है ये जानते हैं। जब थीटा की वैल्यू हमेशा हम लाई कराते हैं -पाई से और पाई के बीच, -पाई और पाई के बीच। हाँ, ये पाई इक्वल भी हो सकता है, यानी कि जब थीटा जो है लाई करता है वो लेफ्ट हाफ ऑफ इंटरवल -पाई टू पाई, लेफ्ट हाफ ऑफ इंटरवल -पाई टू पाई जब लाई करता है, थीटा की ऐसी वैल्यू जब हम लाते हैं हमेशा, तो ऐसी वैल्यू क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तब इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और यदि थीटा की वैल्यू, और वैसे हमें पता है थीटा की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ से, 0 से अधिक से लेकर थीटा की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 2 पाई तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हम कहते हैं 2 पाई के आगे भी जा सकते हैं, जनरल वैल्यू कोई सी भी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू आपको पता है कि -पाई से लेकर पाई तक में थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आपको पता है क्या है -पाई का मतलब क्या? -पाई का मतलब यहाँ से एंगल चले और यहाँ से ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है। -पाई इंक्लूड नहीं, -पाई को इंक्लूड ना करें। और यहाँ से इसी पॉइंट से आइए देखते हैं थीटा एंगल कितना बन सकता है? मैक्सिमम पाई तक बन सकता है। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो भी एंगल बनाना है तो वो एंगल शॉर्टेस्ट किधर से चलने पर मिलेगा, हम उधर से ही चलेंगे। तो आर्ग्यूमेंट, जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात होती है तो जान लीजिए क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो एंगल वाला डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो आर्क लेंथ जो है जब शॉर्टेस्ट होता है तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं तब। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? जब थीटा किससे बिलोंग करे? लेफ्ट हाफ ऑफ इंटरवल -पाई टू पाई। तो जब इसमें बिलोंग करेगा थीटा तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे थीटा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अपने आप आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है। अब आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में आ गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और ये थीटा क्या है? ये पोलर रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा क्या करेंगे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेकर ही करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 क्या है? रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? किसमें रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में। आइए देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हम इसका कोऑर्डिनेट जानना चाहें कहाँ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए देखते हैं। y डैश y x डैश o x, ये 1√3 बताइए कहाँ हो सकता है? आप देखिए 1 यूनिट डिस्टेंस मानिए, यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस, ये मानिए √3 है, तो 1√3 कहाँ होगा? यहाँ पर ये पॉइंट P होगा 1√3 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1√3। तो आइए देखते हैं इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को। तो मान लेते हैं जो ये 1 है, 1 को पता है क्या आप करते हैं? r cos थीटा, r sin थीटा। आप देखिए अगर ये जो है थीटा एंगल बनाएगा तो थीटा एंगल ये बनाएगा और ये रेडियस r, यदि हम ये डिस्टेंस r लें तो ये क्या होगा? r cos थीटा। लेट 1 इक्वल टू r cos थीटा एंड √3 इक्वल टू r sin थीटा। तो r cos थीटा r sin थीटा, तो आप बताइए स्क्वायरिंग एडिंग कर दीजिए, क्या है? r स्क्वायर इक्वल टू 1 अंडर रूट क्या होगा? 1 स्क्वायर और √3 आएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हुआ। तो r इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस √2 होता है, लेकिन आपको पता है मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी।
आपको पता है 3 + 1 = क्या होता है 4 होता है, तो आर स्क्वायर ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो आर = क्या आएगा 2 आएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आर की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए हमें एंगल भी तो निकालना है। आप यहाँ पर देखिए आर cos थीटा = 1, आर की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos थीटा = क्या होगा 1/r हो जाएगा, 1/r की वैल्यू है 2, दिस इंप्लाइज दैट। एंड sin थीटा = क्या होगा √3/2 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट। आप बताइए cos थीटा = 1/2, तो थीटा = क्या आएगा, थीटा = क्या आएगा cos थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा = 1/2, दिस विल बी इक्वल टू cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है आपको पता है, पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई/3 1/2 होता है। एंड sin थीटा इधर क्या है √3/2 है, √3/2 sin कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, sin पाई/3 की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या आया, इन दोनों के लिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है पाई/3 पर 1/2 आ रहा है, पाई/3 पर ही √3/2 आ रहा है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थीटा की एक ही वैल्यू, आप समझे यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई/3 आ रही है, एंड यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई/3 है। थीटा की एक ही वैल्यू तो आनी चाहिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू डिफरेंट थोड़ी है यहाँ पर कि साइन के लिए अलग थीटा होगा और cos के लिए अलग होगा, तो ऐसा तो नहीं है, एक ही थीटा दोनों के लिए है। तो यहाँ पर यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे cos थीटा = 1/2 एंड sin थीटा = √3/2, तो दोनों के लिए यही इक्वेशन सॉल्व होकर क्या आएगा थीटा = पाई/3। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा इतना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ एक बात और, इस क्वेश्चन को और इजीली लगा सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को और इस तरीके से कैसे हम लगाएंगे, और यदि जब हम इस क्वेश्चन को इजीली लगाएंगे उस इजी तरीके से, तो हमें ये फिगर बहुत अधिक बनाने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। जब हमें एंगल ही निकालना है, आर तो हमें निकालना ही होगा, लेकिन हमें एंगल भी निकालना है, तो आर की वैल्यू आप निकाल चुके थे, अभी क्या आया था 2 आया था। रेडियस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड था क्या आया था 2 आया था। आइए देखते हैं, तो हमें थीटा निकालना है, तो याद रखिए यहाँ पर हमारा क्या है आर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है आर cos थीटा। यदि इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1/√3/2 आएगा, √3/2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आया, tan थीटा इक्वल टू क्या आया √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू क्या हुआ tan इनवर्स √3/2। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो √3/2 है ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है एक्यूट एंगल, आप देख लीजिए थीटा एक्यूट एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है थीटा एक्यूट एंगल है भाई 1√3, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि थीटा पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। देखिए तो कुल मिलाकर पॉजिटिव ही आएगा। और tan कितने की वैल्यू √3/2 होती है पाई/3 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू पाई/3 आ गया। तो आइए देखते हैं, जब थीटा आ गया है और आर आ गया है तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमने इसके पहले थीटा और आर ही निकाला था, तो आइए देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसका। z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू आर, क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, z का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यदि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है तो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है r, क्या होता है r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही तो होता है, यही वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो पोलर फॉर्म क्या होगा। सो z इक्वल टू क्या, r की वैल्यू है 2 cos थीटा cos पाई/3 प्लस i sin पाई/3, यही आंसर हो गया आपका। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस आयोटा √3 इन द पोलर फॉर्म। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को
जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b, उसमें पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, -16 अपान 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू -16 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आई रूट 3 अपान 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल टू क्या आएगा? आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर आएगा और इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा और ऊपर क्या हुआ -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 ये हुआ। दिस विल बी 4 से 16 कटेगा क्या आएगा और -4 आएगा, -4 मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या आएगा -4 प्लस आयोटा 4 रूट 3। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ गई। आइए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आर्गेन प्लेन इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा? आर्गेन प्लेन में इसको यदि रिप्रेजेंट करें तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपको पता है कि ये इसका क्वाड्रेंट क्या होगा -4 4 रूट 3। आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्या है? ये रियल एक्सिस है और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये पॉइंट P यहाँ कहीं पाया जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4 4 रूट 3 होगा। मान लीजिए एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है। लेकिन हमें अल्फा से क्या मतलब है? हमको तो थीटा से मतलब है कि ये जो पॉइंट P है रेडियस, यदि इसको रेडियस वेक्टर r माने, पॉइंट P का पॉइंट क्या है रेडियस वेक्टर r, तो आप देखिए रेडियस वेक्टर r जो है कितना एंगल बना रहा है, रेडियस वेक्टर r कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यही तो थीटा क्या होगा, यही थीटा होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये थीटा क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। हम ये देखते हैं कि जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। यही क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यही होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो फिलहाल ये थीटा एंगल बना रहा है। आइए देखते हैं ये एंगल कितना है। ये एंगल मान लेते हैं क्या है? अल्फा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, आइए देखते हैं। -4 क्या है? x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 4 रूट 3 है। तो लेट, हमें पता है जब ये अल्फा एंगल बनाता है क्या होता है? ये क्या है? r cos थीटा होता है, ये r sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्फा है तो r sin अल्फा, r cos अल्फा होगा। तो r cos अल्फा इक्वल टू कितना है? -4 है। एंड r sin अल्फा इक्वल टू क्या? ये r sin अल्फा इक्वल टू कितना है? 4 रूट 3 है। r cos अल्फा इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पर यदि स्क्वायरिंग एडिंग कर दें इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लें इक्वेशन सेकंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी विल गेट r स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? -4 का स्क्वायर होगा और प्लस कितना? 4 रूट 3 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट r इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कितना? 64। कैसे? यहाँ पर 48 होगा, यहाँ 16 3 जा 48, यहाँ पर क्या आया? 16 आया। 48 पर 16 इक्वल टू 64 और 64 का स्क्वायर रूट r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। r की वैल्यू 8 आ गई। आइए देखते हैं थीटा निकालते हैं। आप बताएं थीटा एक हमें निकालना है, तो सबसे पहला काम तो ये निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या होगा? ये लेंथ कितनी होगी? ये हाइट होगी कितनी? y एक्सिस 4 रूट 3 और ये लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? ये होगी -4 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर यदि हम tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा की परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 4 रूट 3 अपान बेस क्या है? -4। आपको पता है क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। जबकि आना क्या चाहिए? tan एक्यूट एंगल अल्फा है, तो एक्यूट एंगल पर tan क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा इक्वल टू 4 इज कैंसिल बाई 4 क्या आया? रूट 3। यहाँ पर आप जानते हैं tan π/3 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3। आप लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू tan π/3। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? अल्फा इक्वल टू π/3। लेकिन आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होगा? पाई माइनस अल्फा होगा। आपको पता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्यों होगा? आप समझिए अल्फा
और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा है, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये अल्फा है और ये थीटा है, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा होगी। तो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा लिखेंगे। तो लिखेंगे सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा दैट इज व्हाट, पाई माइनस अल्फा। पाई की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3, 3 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो लिखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ so the polar representation of complex number, polar representation of complex number -16 upon 1 plus iota root 3 इज क्या होगा, और cos थीटा, और मतलब 8 cos थीटा, cos कितना, cos थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन थीटा होता है 2 पाई बाई 3। यही हो गया क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।